गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास बीएससी थर्ड ईयर और बीएससी बीएड 4 ईयर के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमारा जो टॉपिक चल रहा है उस टॉपिक का नाम है टेरोसाइक्लिक कंपाउंड, जिसके पार्ट नंबर 13 तक हमने कर लिया। आज पार्ट नंबर 14 की हम बात कर रहे हैं और हमारा 5 मेंबर रिंग के अंदर थायोफिन टॉपिक चल रहा था और थायोफिन की इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हम कर रहे थे। कुछ रिएक्शन हो गई थी हमारी और नेक्स्ट इसके अंदर एक रिएक्शन बची है, उसकी हम चर्चा करते हैं। और रिएक्शन है ब्यूटिल लिथियम के साथ अभिक्रिया। ब्यूटिल लिथियम के साथ अभिक्रिया। ब्यूटिल लिथियम C4H9Li होता है, एक कार्ब धात्विक यौगिक होता है। इसके साथ थायोफिन की रिएक्शन करवाएंगे। तो सबसे पहले हम थायोफिन को लेते हैं, ये थायोफिन और ये C4H9Li के साथ रिएक्शन कर सकता है। जैसे ही रिएक्शन करता है, थायोफिन की जो रिंग है उसका 2 नंबर जो कार्बन है उसका एक हाइड्रोजन यहाँ इसके साथ आ जाएगा और इसके साथ Li जुड़ जाएगा, Li, और C4H10 बाहर निकल जाएगा और इसको बोला जाएगा लिथियम थायोफिन। C4H9Li को लेकर के हम थायोफिन कार्बोक्सिलिक एसिड का निर्माण कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, पहले ब्यूटिल लिथियम के साथ रिएक्शन करवाई जाती है और थायोफिन लिथियम या लिथियम थायोफिन बनाते हैं। फिर इस लिथियम थायोफिन का क्या करवाएंगे, कार्बोनीकरण और या फिर बोलो कार्बोक्सिलीकरण। और कार्बोक्सिलीकरण जब करवाती हैं तो CO2 के साथ रिएक्शन करवाई जाती है और जब CO2 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो C डबल बॉन्ड O और OLi ये पॉजिटिव की तरह बिहेव करता है, ये नेगेटिव की तरह। फिर HCl के साथ अगर इसकी रिएक्शन करवाई जाए तो एक हाइड्रोजन इसके साथ आ जाएगा और LiCl बाहर निकल जाएगा। तो बन जाएगा थायोफिन कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बन जाएगा भाई, थायोफिन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हमने सबसे पहले थायोफिन लिया और थायोफिन की ब्यूटिल लिथियम के साथ क्या करवाई, रिएक्शन। और रिएक्शन करवाने से यहाँ से एक हाइड्रोजन प्रतिस्थापित हो गया, C4H10 के रूप में प्राप्त हो गया और लिथियम थायोफिन बन गया। फिर लिथियम थायोफिन का कार्बोक्सिलीकरण करवाना मतलब CO2 जोड़ना, बी कार्बोक्सिलीकरण कराना मतलब CO2 बाहर करना, मध्यवर्ती कंपाउंड प्राप्त होता है। जब HCl की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं तो थायोफिन कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होता है। तो ये थायोफिन की रासायनिक अभिक्रियाएं कंप्लीट हो गई। अब हम थायोफिन की स्ट्रक्चर एंड एरोमेटिसिटी की बात करेंगे, एरोमेटिकता की बात करेंगे।
तो थायोफिन और थायोफिन की संरचना, स्ट्रक्चर व एरोमेटिसिटी, एरोमेटिकता। इसकी संरचना किस प्रकार की होती है? तो संरचना तो हमें पता ही है कि थायोफिन को हम ऐसे शो करते हैं, ये थायोफिन है। एरोमेटिकता का मतलब इसके अंदर 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 लोन पेयर है, तो 6 कंप्लीट हो गए। डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल लोन पेयर, डबल सिंगल लोन पेयर, तो क्या हो रहा है? साइक्लाइजेशन भी हो रहा है। इसका मतलब ये क्या है? हक्कल नियम के अनुसार एक एरोमेटिक कंपाउंड है और कार्बन या फिर अपने बोले पीरोल और फ्यूरेन और थायोफिन, ये 3 5 मेंबर्ड रिंग हम कर रहे हैं, कर चुके हैं 2, एक अभी करने वाले हैं, अभी कंप्लीट होने वाला है थोड़ी देर में। तो इन 5 मेंबर्ड रिंग के अंदर जो थायोफिन जो होता है ना, ये सबसे ज़्यादा एरोमेटिकता शो करता है, सबसे ज़्यादा एरोमेटिक कंपाउंड होता है, सबसे स्टेबल कंपाउंड होता है इन तीनों में। क्यों? क्योंकि ये एक तो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर ज़्यादा शो करता है। हमारे पास में कार्बन और सल्फर, जैसे कार्बन से बना है तो कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, तो 1s2 2s2 और 2p2, या फिर 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, 2s के अंदर 2 और 2p के अंदर 1 और 2। लेकिन सल्फर का परमाणु क्रमांक 16 होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2 4 10 12 और 2p4 और 3d, ये पाया जाएगा। 3d ले सकते हैं हम अपने पास में। तो इसका ये S और इसका ये S और P sp2 बनाएंगे, इसके S और P sp2 बनाएंगे, तो संकरण तो क्या पाया जाएगा? sp2 पाया जाएगा। लेकिन इसके अंदर खाली D कक्षक उपलब्ध होता है, खाली D कक्षक उपलब्ध होता है, जिसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होते लेकिन D कक्षक जरूर होता है। और वो D कक्षक खाली 3D कक्षक का अगर उपयोग करता है तो एक्स्ट्रा अनुनादी स्ट्रक्चर शो करेगा, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर शो करेगा, और कभी आवश्यकता पड़ती है तो इस 3D कक्षक को हम काम में ले लेते हैं और ये ज़्यादा स्टेबल होता है, बाकी की तुलना में ज़्यादा स्टेबल होता है। तो ये तो इसके संबंधित सामान्य चर्चा थी, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके रेजोनेटिक स्ट्रक्चर की, कि रेजोनेटिक स्ट्रक्चर कैसे शो करता है। ये थायोफिन है हमारे पास, क्या है भाई? थायोफिन, जिसके पास लोन पेयर भी है और उसके पास डबल बॉन्ड भी है और एरोमेटिक कंपाउंड भी है। तो ये इसकी कुछ रेजोनेटिक स्ट्रक्चर अन्य की तुलना में ये ज़्यादा रेजोनेटिक स्ट्रक्चर शो करता है। फर्स्ट नंबर रेजोनेटिक स्ट्रक्चर, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ गए तो ये सल्फर, इस पे क्या जाएगा? पॉजिटिव चार्ज, यहाँ गए तो यहाँ बॉन्ड बन जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ गए तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और ये बॉन्ड बन जाएगा। ये सेकंड नंबर रेजोनेटिक स्ट्रक्चर। अब देखिए, अब हम बनाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ गए, यहाँ बॉन्ड आ गया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ गए, यहाँ बॉन्ड आ गया। फिर अपने क्या करेंगे? इसको तो यहाँ भेज देंगे,
ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे, यहाँ चले जाएंगे। तो ये बॉन्ड बन गया, ये बन जाएगा क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ रहे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ रहे तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। S पर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आ जाएगा। अब इन इलेक्ट्रॉनों को तो यहाँ भेजेंगे और इन इलेक्ट्रॉनों को यहाँ भेजेंगे। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए तो बॉन्ड हो गया, ये बना हुआ है और यहाँ क्या जाएगा नेगेटिव चार्ज, और सल्फर क्या है पॉजिटिव, ठीक है। अब अपने क्या करेंगे, इन इलेक्ट्रॉनों को तो यहाँ भेजेंगे और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ सल्फर पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आए तो यहाँ बॉन्डिंग हो जाएगी, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चलेगी, यहाँ नेगेटिव चार्ज, ठीक है। और ये बॉन्ड पहले से बना हुआ है। फिर ये इलेक्ट्रॉन तो यहाँ चले जाएंगे और ये कहाँ चले जाएंगे, सल्फर के पास वापस चले जाएंगे, लोन पेयर आ गया, ये बॉन्ड यहाँ बन गया और ये बॉन्ड यहाँ बन गया। तो जैसी फर्स्ट नंबर स्ट्रक्चर थी वैसी बन गई। ये कुछ अनुनादी संरचना शो करते हैं और इन अनुनादी संरचनाओं के कारण इसकी स्टेबिलिटी अधिक होती है, एरोमेटिक कंपाउंड भी होता है ये। तो प्रत्येक कंपाउंड 5 मेंबर्ड रिंग का रेजोनेटिक स्ट्रक्चर शो करता है, तो उसी प्रकार इसने भी क्या किया, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर को शो कर दिया। अगर देखो ये तो फर्स्ट नंबर बात हो गई। सेकंड नंबर, अगर थायोफीन अनुनादी संरचनाओं में 3D कक्षक का उपयोग करता है तो निम्न अनुनादी संरचनाएं शो होंगे। निम्न अनुनादी संरचना प्रदर्शित करेगा। कई बार क्या होता है, थायोफीन 3D कक्षक का उपयोग कर लेता है और जब 3D कक्षक का उपयोग करता है तो अलग प्रकार की अनुनादी संरचनाएं शो करता है। उन संरचनाओं की हम बात करते हैं। ये थायोफीन कुछ लोन पेयर जिस पे इस तरीके से शो करते हैं इसको। अगर 3D कक्षक का उपयोग करता है तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा और ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ आता है तो ये सल्फर, ये बॉन्डिंग हो जाएगी, इस पे क्या जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ये बॉन्ड, और इस पर आ जाएगा नेगेटिव और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा। और जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाता है ये सल्फर यहाँ बॉन्ड बना हुआ है, ये यहाँ ट्रांसफर है, यहाँ बॉन्ड बन जाएगा और पॉजिटिव चार्ज कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, और ये लोन पेयर और ये नेगेटिव चार्ज यहाँ है। अब अगली कंडीशन में ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे और सल्फर से नेगेटिव चार्ज हट जाएगा और ये बॉन्ड बन जाएंगे इस तरीके से, और इसके लोन पेयर इसके पास ही रहेंगे। ये कंडीशन आएगी और उसके बाद में ये इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए जाएंगे। ये बॉन्ड पहले से है ये, और इसको दे दिए जाएंगे तो इस पे नेगेटिव चार्ज और यहाँ क्या जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अगली कंडीशन, अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। यहाँ ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ बॉन्ड बन जाएगा और ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ जाएगा,
यहाँ, और ये बॉन्ड बना हुआ है और इस पे क्या है, नेगेटिव। अगली कंडीशन में ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे और जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफ़र होंगे हमारा जो सल्फर जैसा है वैसा हमें प्राप्त हो जाएगा। तो ये फर्स्ट नंबर नादी स्ट्रक्चर, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, और ये फिफ्थ, और ये सिक्स्थ, और ये सेवन्थ। अब बताओ अपन नादी स्ट्रक्चर ज़्यादा हुई कि नहीं हुई? हो गई ना। नॉर्मल पिरोल और फ्यूरेन की तरह नादी स्ट्रक्चर शो करता है, ये कंडीशन उसकी तरह शो हो रही है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। लेकिन थायोफिन के अंदर जो सल्फर है उसके अंदर 3D कक्षक प्रेजेंट होता है, खाली 3D कक्षक। अगर उस खाली 3D कक्षक का उपयोग किया जाए तो ये अन्य की तुलना में ज़्यादा अनुनादी स्ट्रक्चर शो करता है, स्टेबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है और एरोमेटिकता ज़्यादा शो करेगा ये। तो ये देखो आप 7 टाइप के अनुनादी स्ट्रक्चर बनाई है मैंने, 7 टाइप के अनुनादी संरचना शो करता है ये। लेकिन ऊपर वाले के अकॉर्डिंग देखें तो 6 टाइप की शो करता है, पिरोल भी 6 करता है, फ्यूरेन भी 6 करता है, थायोफिन भी 6 करता है। लेकिन अगर थायोफिन के अंदर प्रेजेंट सल्फर अगर 3D कक्षक का उपयोग करता है तो 7 टाइप के अनुनादी स्ट्रक्चर शो करता है, और जो जितनी ज़्यादा अनुनादी स्ट्रक्चर शो करेगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होती है। इस बात को तो आप पढ़ते आए हो, मानते भी हो इस बात को। तो ये संरचना और एरोमेटिकता से संबंधित बात थी। अभी हम फ्यूरेन की MOT स्ट्रक्चर नहीं बनाई, वो बनाते हैं क्योंकि sp2 संकरण के आधार पर एक s और 2 p कक्षक भाग लेते हैं, एक p कक्षक फिर रह जाता है, वो पार्श्वीय अतिव्यापन कर सकता है। और सल्फर के पास एक कक्षक के अंदर 2 लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं, इसलिए वो सारे समपार्श्वीय अतिव्यापन करके और पाई बॉन्ड का निर्माण कर सकते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से हमारी इस कार्बन के पास असंकृत p कक्षक, इसके पास असंकृत p कक्षक, इसके पास असंकृत p कक्षक, इसके पास, और यहाँ पर क्या है, सल्फर है। सल्फर के पास लोन पेयर होते हैं, सबके पास एक एक असंकृत p कक्षक है, सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, वो क्या करता है, सबके साथ साझेदारी कर सकता है और इस तरीके से MOT स्ट्रक्चर का निर्माण करता है। तो ये थी MOT स्ट्रक्चर ऑफ थायोफिन। तो ये थायोफिन से संबंधित बात थी, हमने पिरोल कर लिया, फ्यूरेन कर लिया और थायोफिन के अंदर सल्फर के पास 2 लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं और इनके पास एक खाली कक्षक प्रेजेंट होता है। तो इनके पास सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, वो साझेदारी करके थायोफिन के MOT स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड जो चैप्टर है हमारा काफ़ी बड़ा चैप्टर है और इसके अंदर हमने 5 मेंबर रिंग से संबंधित पिरोल, फ्यूरेन और थायोफिन था वो कर लिया। अब हम 6 मेंबर रिंग की शुरुआत करेंगे, उसमें जितने भी कंपाउंड है वो भी हम पढ़ेंगे। तो आज की क्लास तो यहीं समाप्त कर, नेक्स्ट क्लास के अंदर एक नए टॉपिक के साथ 6 मेंबर रिंग के साथ क्लास की शुरुआत करेंगे। धन्यवाद।